हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर लोग बहुत ही बेहतर होंगे। काफ़ी अच्छे से आपकी हिस्ट्री की प्रिपरेशन चल रही होगी। ओके, सो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे मैंने आपको पूरा ओवरऑल रोड मैप बताया है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से अपना हिस्ट्री का रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप में से लगभग सभी स्टूडेंट ने वीडियो को देख लिया होगा। और उस वीडियो में ही मैंने एक कमेंट आपको पोस्ट किया था कि क्या आपको चैप्टर 6 एंड 7 का रिवीजन वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, वन शॉट। सो आप सभी ने कहा कि हाँ, तो उसी भारी डिमांड के ऊपर मैंने एक वीडियो यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है अभी। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग पूरे तरीके से जो हमारा चैप्टर 6 एंड 7 उसको हम लोग कंप्लीट एकदम कवर अप करेंगे। देखो, ये जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किया, इस नोट्स में हर एक लिखा हुआ बात जो है, एक एक पॉइंट जो है वो हर एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई आप ये नहीं पूछ सकते हो कि भाई क्या मैं इस पॉइंट को छोड़ सकता हूँ, उस पॉइंट को छोड़ सकता हूँ, नहीं। इसको टोटली एकदम जो हमारा WBBSC का जो सिलेबस है और इनफैक्ट एकदम इम्पॉर्टेंट को वहाँ से फिल्टर करके मैंने इसको बनाया है। सो इसमें हर एक पॉइंट जो मेंशन किया गया वो सभी आपको पढ़ने और सभी आपको याद रखने, और मैं अभी उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इससे पहले कि आगे हम वीडियो को अपने स्टार्ट करें, एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सर्दी हो गई है जिस वजह से जो है नाक थोड़ा फ्री नहीं है। और हो सकता है मेरे नाक का साउंड आपको बीच बीच में सुनने को मिले। मुझे पता है कि ये थोड़ा अजीब लगेगा, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये वीडियो मुझे अभी एनी हाउ शूट करना होगा, अदरवाइज़ ये फिर मैं आपको टाइम पे दे नहीं पाऊँगा। तो फिलहाल थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप भी, और मैं भी कोशिश करता हूँ जितना कम हो सके उस चीज़ को अवॉइड करने का। ठीक है, चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो कहानी शुरू हुई थी, पहले हम लोग ओवरव्यू लेते हैं। हमें पढ़ना है पीजेंट्स, वर्किंग क्लास एंड लेफ्ट मूवमेंट। जितने ये लोग थे ना, इन लोगों ने क्या मूवमेंट चलाई थी 20th सेंचुरी इंडिया में, उसके बारे में। इन सारी चीज़ों का फसाद कहाँ से शुरू हुआ, मतलब मेन जड़ क्या था? वो था हमारा 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जब लॉर्ड कर्जन ने एक्चुअल में हमारा पार्टीशन का अनाउंसमेंट कर दिया था वेस्ट बंगाल का। देखो हुआ क्या था यहाँ पर, इस साल 1905 में क्या होता है कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग बंगाल को पार्टीशन करेंगे। क्यों? उनका पार्टीशन का मेन मोटिव था कि हम इसको बांटने वाले रिलीजियस बेसिस पे वो बांट रहे थे कि भैया एक हम ऐसा बंगाल काट के हम एक ऐसा कंट्री बनाना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी पॉपुलेशन आपका मुस्लिम्स का होगा। अब बाकी जो है वो अपने अलग रहेंगे, बंगाल के जो दूसरे हिस्से हम लोग बांटने वाले हैं। तो इसका अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, बट उन चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं निकल के आया। आखिरकार लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पर 16 अक्टूबर 1905 में यहाँ पर वेस्ट बंगाल को हमारा पार्टीशन कर दिया, और वहाँ से फिर बांग्लादेश का यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद ही यहाँ पर बहुत सारे और नए नए बाइकाट्स और नए मूवमेंट चलाई गई। डिफरेंट डिफरेंट लोग, यानी कि पीजेंट्स, वर्किंग क्लास, वुमेन्स, स्टूडेंट्स एंड लेफ्ट मूवमेंट। ओके, ठीक है। यही चीज़ हमें एक-एक करके यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने क्या-क्या रोल किया था। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बेस समझ में आ गया होगा। ये ओवरऑल बेस इस चैप्टर का, एंड इवन इसी से रिलेटेड जितने ये यही एक मेन रीज़न है जो सारे मूवमेंट्स का रीज़न बनता है। सो होप सो कि आगे हमें रीज़न डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द थ्री मेन फीचर्स ऑफ द मूवमेंट वेयर। इस मूवमेंट का 3 मेन फीचर है कि बॉयकॉट किया। अब देखो बॉयकॉट ये था कि भैया जो भी इंग्लिश लोग यानी कि ब्रिटिशर्स लोग जो भी सामान बना रहे हैं उन लोगों को हमको बायकॉट करेंगे, हम उन चीज़ों को नहीं खरीदेंगे। बट अगर हम चीज़ों को बायकॉट कर रहे हैं तो हमें कुछ तो इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद ही कंसेप्ट आता है स्वदेशी, यानी कि अपने देश का सामान बनाइए और उसको यूज़ कीजिए। एंड नेशनल, ओके। सो इस तरीके से बायकॉट और स्वदेशी दोनों हमारा आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट एंड मोस्ट ऑफ देम वेयर, कौन थे? अर्बन पीपल थे, कुछ पीजेंट्स थे, कुछ इंडिगो पीजेंट्स थे चंपारण बिहार के, और कुछ हमारे थे आपका यहाँ पर। देखो अब ये लास्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, देयर वी नो लेफ्टिस्ट्स एट दैट टाइम एंड द बॉयकॉट मूवमेंट सेवरली इम्पैक्टेड द रोस्ट इन रिबिलियन। ओके, सर्ली इम्पैक्टेड, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन्होंने बेसिकली किया था अंग्रेजों को ही, वहाँ पे जो सर्ली इम्पैक्टेड द ब्रिटिशर्स। ओके, तो ये चीज़ याद रखो कि जब यहाँ पर बाइकाट मूवमेंट की पार्टीशन के टाइम पे कोई भी लेफ्टिस्ट्स वहाँ पे थे नहीं, इसलिए लेफ्टिस्ट्स का यहाँ पे कोई रोल हम लोग एंटी पार्टीशन मूवमेंट में चर्चा नहीं करने वाले हैं। होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर रहेगा। ठीक है, उसके बाद पीजेंट्स ऑफ बंगाल इकोनॉमिकली आपका क्या हुआ यहाँ पर, ये हाँ यहाँ पे देखो उसके लीडर्स का नाम देखते हैं। द मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ बरिसाल वेयर लेड बाय, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अश्वनी कुमार दत्ता इसके लीडर थे एट दैट टाइम, एंड कांग्रेस लीडर डिड कॉल अपॉन द पीजेंट्स टू स्टार्ट अ नो रेंट कैंपेन। नो रेंट कैंपेन उस जो स्टार्ट वहाँ पे अनाउंसमेंट लगाया था कांग्रेस ने, उसके बाद ही हमारा एंटी पार्टीशन मूवमेंट हमारा स्टार्ट हुआ था वर्किंग क्लास के साथ। ठीक है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट में वर्किंग क्लास जुड़े थे। अब देखो उसके बहुत सारे रीजन से, देखो हुआ क्या था कि स्वदेशी एंड बाइकाट वेयर द टू वेपन्स ऑफ द एंटी पार्टीशन। ये मेन वेपन था हमारा उन लोगों के लिए उस टाइम पे जो भी हिंदुस्तान के लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, विच टुगेदर मेड अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द लेबर मूवमेंट। इसके बाद ये जो अश्वनी कुमार बैनर्जी है, प्रमतोष बोस
अपूर्वा कुमार घोष एक्सेट्रा, ये लोग सब उस टाइम के लीडर्स थे हु वर एक्टिव इन लार्ज नंबर ऑफ स्ट्राइक्स। ये क्या कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मजदूरों को एक जगह पे इकट्ठा कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा आबादी में, एंड देन उसके बाद उन सारे लेबर्स को लेकर के, पीजेंट्स को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक कर रहे थे, ताकि देखो काम अगर रुकेगा तो काम रुकने से तो ब्रिटिशर्स का ही नुकसान होना है अल्टीमेटली वहाँ पर, क्योंकि उस टाइम पे वो एक्चुअल में हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे। तो अपने इंडिया के लिए तो उतना कुछ ज़्यादा बिजनेस था नहीं, जितना भी बिजनेस बना हुआ था सब अंग्रेजों के द्वारा बना हुआ था। अब जो वर्कर्स थे वो बेसिकली इंडियंस थे, तो अगर इंडियंस वर्कर्स वहाँ पे स्ट्राइक पे आ जाते हैं तो अल्टीमेटली लॉस हमारा होना है अंग्रेजों का, इसलिए उनको मजबूर किया जा रहा था कि भाई इन सब चीज़ों को आप बंद कीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारा मेनी ऑफ द स्ट्राइक्स वर हेल्ड एट दैट टाइम, स्ट्राइक्स एंड हेल्ड एट ईस्टर्न रेलवे जूट मिल्स, ईस्टर्न रेलवे जूट मिल्स में भी स्ट्राइक आपका देखने को मिला था। इसके बाद हमारे पास है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पीजेंट्स का रोल देखते हैं। देखो हुआ क्या कि मार्च 1920 में गांधी जी इशूड अ मैनिफेस्टो इन विच ही अनाउंस्ड हिज प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन फॉर मोबिलाइजिंग द पीपल फॉर अ मास मूवमेंट। द मेन aim of the movement was to undoing the injustice done to Turkey remedying. Okay, so Punjab wrong and attachment Swaraj was a high price increase in tax rate after World War One. There was a high price increase in tax rate at the rate. देखो ओवरऑल कहानी मुझे उम्मीद आपको समझ में आई होगी। ओवरऑल कहानी यही था, गांधी जी ने सारे मजदूरों की एक जगह इकट्ठा किया, लेबर्स को, उन्होंने बोला कि भाई अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, वो लोग यहाँ पर जो लेबर कोस्ट यानी कि आपको जो खटा रहे उसके हिसाब से वो आपको पे ऑफ कम कर रहे थे, और इसके अलावा वो काम करने का जो समय है उसको हम बढ़ा दे रहे थे, टाइम को। देन इसके बाद वो टैक्स ज़्यादा इम्पोज कर दे रहे थे, मतलब एक तो कमाई कम और ज़्यादा देर तक काम भी करो और प्लस टैक्स भी ज़्यादा दो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक कैंपेन चलाया और एक मास मूवमेंट किया था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों को इकट्ठा किया, आम लोगों को भी इकट्ठा किया, मजदूरों को इकट्ठा किया, किसानों को इकट्ठा किया, ताकि ये जो मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके, ठीक है। देखो दिस मेड द, ये हुआ क्या यहाँ पर, देखो दिस मेड द ऑपरेशन ऑफ द फॉरेन रूल मोर डिफिकल्ट टू बियर, ठीक है। जो फॉरेन रूल जो था, जो ला रहे थे अंग्रेज लोग, उसको बियर करना भैया काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। इसी वजह कर यहाँ पे यूपी के किसान सभा वॉज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ मदन मोहन। यूपी में किसान सभा बना था इसके बाद, और उसके हेल्पकार थे यानी कि मदन मोहन मालवीय जी के निगरानी बना था, जो कि 1918 में हुआ था, थ्रू द इनिशिएटिव ऑफ, और इनमें इनका भी हाथ था आपका गुरु शंकर मिश्रा एंड इंदिरा नारायण द्विवेदी का। ओके, इसके बाद क्या था, विद द हेल्प ऑफ कांग्रेस लीडर जैसे कि लाइक मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड अदर्स, द मूवमेंट ऑफ पीजेंट्री बिकम अ पार्ट ऑफ द नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये सिर्फ एंटी पार्टीशन मूवमेंट में ही पार्ट ले रहे थे, बट जैसे ही लोगों ने देखा, जो बड़े बड़े लीडर्स थे उस वक्त के, जैसे कि मदन मोहन हो गए, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल हो गए हमारे, तो इन लोगों ने क्या किया कि जो हमारे मजदूर थे, किसान थे, उन लोगों को एकजुट किया, लोग और हौसला अफजाई किया, और एनी हाउ उनको एंटी पार्टीशन मूवमेंट से उनका रुख यहाँ पे इंडिपेंडेंस के लिए जो हमारा लड़ाई चल रहा था उसके तरफ भी लेके वो लोग गए। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक मेजर मूवमेंट था इन लोगों के द्वारा, क्योंकि उनकी लीडरशिप ये चीज़ हो रहा था। तो इसके बाद इका मूवमेंट, अब देखो इका मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इका मूवमेंट कई बार पूछा जाता है, मेनली इनका जो लीडर का नाम है वो ज़्यादा पूछा जाता है। देखो इका मूवमेंट में क्या है हमारे पास, टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ द ईयर 1921, यानी कि देखो नॉन कॉपरेशन में 1920 में शुरू हुआ था, उसके बाद का ही इवेंट है इका मूवमेंट, या फिर उसके आसपास का ही है। आपका कई बुक में ऐसा लिखा है कि साथ में शुरू हुआ था, बट मेनली हिस्टोरियंस का ये मामला मानना है कि पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसके बाद इका मूवमेंट का यहाँ पे शुरुआत हुआ है, ठीक है। देखो हुआ क्या था, द डिसकंटेंट ऑफ द पीजेंट्स ऑफ यूपी सरफेस्ड। यहाँ पे मेनली जो इका मूवमेंट में कौन थे, यूपी के यहाँ पर किसान थे आपके खास तौर से। ओके, इसके बाद पर्टिकुलर इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरदोई, सीतापुर, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा। द इंसर्जेंट पीजेंट्स वेयर एक्टिव अंडर द नेम एकता और इकामू। इन लोगों ने क्या किया, यूपी के सारे किसान से एक जगह इकट्ठा हुआ है, और उन्होंने ना कुछ कसम खाया था, बेसिकली उनका कुछ अपना यूथ लिया था कि भैया हम यही काम करेंगे, अदरवाइज अगर ऐसा हमसे नहीं होता है, ये चीज़ नहीं मिलता है, तो हम काम को नहीं करेंगे। इसलिए इसका नाम पड़ा था इका मूवमेंट, क्योंकि ये एकता वाला, इकाई वाला मूवमेंट था। सबने मिल करके यहाँ पर एक तरह का प्रण लिया था, एक तरीके का शपथ लिया था। अब क्या क्या था वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो हमारे मेन लीडर्स थे, एक मदारी पास या फिर पासी मदारी, दोनों सेम पड़ता है, एंड सहरे, ये आपको एनी हाउ याद होना चाहिए। आप देख लो ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस, क्योंकि मेजरली ऑफ द टेस्ट पेपर से रिपीट होते रहते हैं, और प्रीवियस ईयर में भी कई बार रिपीट हो चुके हैं। इसके बाद बिफोर द गंगा, बिफोर द गंगा रिबेल्स टुक द वो डेट दे वुड पे ओनली द रिकॉर्डेड रेंट। ओके, इनका क्या था कि भैया जो हमारे मतलब रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड बोलने का मतलब जब हमारा एग्रीमेंट हुआ उस टाइम जितना रेंट हमारा डिसाइड हुआ था हम उतना ही रेंट देंगे, उससे ज़्यादा रेंट नहीं देंगे। इसके बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम
जितना हमें पैसा मिलेगा उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे, अगर हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हम काम नहीं करेंगे, और फोर्स लेबर भी नहीं करेंगे, दे वुड रिफ्यूज टू अंडरगो फोर्स लेबर। इसके बाद द इका मूवमेंट डाई एंड अल्टीमेटली डेथ बिकॉज ऑफ द सवर सपरेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। यहाँ ब्रिटिशर्स छूट गया, सवर ऑपरेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो भैया ब्रिटिशर्स ने तो जितना भी मूवमेंट था सभी को दबा दिया था, बट ओवरऑल उनका यही मोटिव था। अगर आपसे एग्जाम पूछा है इका मूवमेंट का क्या मेन एम था, ये 3 पॉइंट्स आपको लिख करके आने हैं। इसके बाद है बरदौली सत्याग्रह। इन 1926 व्हेन द टाइम ऑफ रिवीजन ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज ड्यू, इट वाज फाउंड दैट द हाई। देखो 1926 के अराउंड बरदौली सत्याग्रह शुरू हुआ क्या था इस टाइम कि भाई अंग्रेज जो मजदूर थे, जो किसान थे, उनके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कर्ज बचा हुआ था। अब वो कर्ज ऑलरेडी वो चुका नहीं पा रहे थे। बहुत सारे रीजन्स ये थे कि उनकी खेती अच्छी से नहीं हो रही थी, ऊपर से ज़्यादा बारिश होने की वजह कर फसल बर्बाद हो रहा था, या फिर बारिश नहीं होने की वजह कर फसल हो ही नहीं पा रहा था। और इस दौरान एक तो वैसे ही वो लोग परेशान थे खुद में ही, कुदरती आफत की वजह कर। दूसरी तरफ से किसानों ने क्या किया, उन्होंने बर्डन बढ़ा दिया उनके ऊपर। 22% पहले उनको टैक्स देना पड़ता था, उसके बाद उन्होंने 60% कर दिया, बढ़ा करके 22 से डायरेक्ट 60%। तो इसी सब की वजह कर यहाँ पर बरदौली सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। और ये जो शुरुआत हुई थी आपकी, ये शुरुआत आपका हुआ था इनके अंदर में, क्या बोलते उसको हम लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल। द पीजेंट्स ऑफ बरदौली देयर अपॉन बिगेन सत्याग्रह अंडर द लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल हु हैड द ब्लेसिंग्स ऑफ गांधी। ये बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गया, इसको हटा दिया जाए। द बरदौली सत्याग्रह वाज फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन, देखो 12 फरवरी 1928 को लॉन्च हुआ था फॉर्मली, बट अदरवाइज उसका शुरुआत 1926 में ही देखने को मिला था। फॉर्मली एक ऑर्गेनाइज वे में 1928 12 फरवरी को हुआ था। आपसे डेट पूछा जाता, आप यही डेट यहाँ पे लिखोगे। बरदौली सत्याग्रह का सिंबल बिल्कुल सिंपल था, पीजेंट्स का प्रोटेस्ट था हमारा कंट्री पूरा। Then the Madras Labour Union set up BP Vadia in 1918 was the first trade union proper in India. Okay, AITUC का नाम आपने सुना होगा, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन काउंसिल, उसके बारे में यहाँ बताया गया। ये डेट्स आपको याद रखनी है। इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की हम बात करते हैं, जिसमें वर्किंग क्लास हमारा इन्वॉल्व है। देखो वर्किंग क्लास यानी कि मजदूर को अब ये समझ में आ गया था कि भैया देखो अफेक्टिव क्या लिखा है, द इंडस्ट्रियस लेबर्स बाय द टाइम हैड बिकम कॉन्शियस ऑफ द इफेक्टिव वेपन्स ऑफ द स्ट्राइक इन फीलिंग देयर वेरियस डिमांड्स। उनको ये समझ में आया था कि हम लोग स्ट्राइक अगर करेंगे तो हम अपना जो मांग है उसको हम मनवा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा हथियार है। इसीलिए 1920 में ऑल इंडिया ट्रेन यूनियन वाज फाउंड इन मुंबई, मुंबई में इसको कायम किया गया। इट एम्स टू यूनाइटेड ऑल लेबर्स, ताकि जितने भी लेबर मूवमेंट्स हैं उनको एक जगह पे लाया जा सके। टुकड़े टुकड़े में वो अलग अलग जगह पे थे, अब इनको एक जगह समेटना था ताकि ये एक बड़ा सा यहाँ पर लेबर मूवमेंट का आगाज हो सके। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर 1920 में बनाया गया। लाला लाजपत राय के द्वारा was the first elected president, दीवान चमन लाल उनके जनरल सेक्रेटरी थे। Formation of AITUC was welcomed by the Congress, and not only that formed a committee of some prominent leaders at the Gaya session of INC, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गया में से एक सेशन हुआ था 1922 में, उसमें भी इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया AITUC को। इसके अलावा टूवर्ड्स द क्लोजिंग डेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन, द टू कांग्रेस लीडर्स लीड अ पावरफुल स्ट्राइक इन द ईस्टर्न इंडियन रेलवे। जब ये क्लोज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब खत्म होने वाला था, उसके आसपास एक बहुत बड़ा स्ट्राइक किया गया था कांग्रेसियों के द्वारा, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आबादी को, बहुत ज़्यादा भीड़ को, मजदूरों को एक जगह पे जमा कर लिया था। इसके बाद क्या हुआ, 1927 में क्या हुआ, वर्कर एंड पीजेंट पार्टी वॉज फाउंड। वहाँ पर वर्कर पीजेंट पार्टी बनी, किसके द्वारा, एस ए डेंगे के द्वारा। मुजफ्फर अहमद भी थे वहाँ पे साथ में। देखो पीसी जोशी एंड सिंह जोशी ये लोग भी थे, ये सारे वो लोग थे जिन्होंने वर्कर एंड पीजेंट्स पार्टी वहाँ पर फॉर्म की थी। अब हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, और उसमें पीजेंट्स का क्या रोल है। सो इंडिकेशन फॉर अ न्यू मास मूवमेंट वाज क्लियर फॉर द डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेज्ड इन द लाहौर सेशन फॉर द कांग्रेस। कांग्रेस का जो लाहौर सेशन हुआ था, वहां पर उन्होंने क्लियरली एकदम अपना आगाज कर दिया कि आज़ादी तो अब चाहिए, विद द वायलेशन ऑफ द सॉल्ट लॉ वहां से एट डंडी मार्च। ठीक है, डंडी मार्च वहां से बिगेन द सिविल डिसोबीडियंस। और डंडी मार्च के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है, डंडी मार्च वहाँ पे खत्म हुआ, वहां से यहाँ पर सॉल्ट मूवमेंट को वहां से खत्म किया गया। ठीक है, सॉल्ट मूवमेंट को गांधी जी ने खत्म किया, उसके बाद यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आगाज हुआ। और यहाँ से ये वो वक्त था जब पूरे तरीके से फ्रीडम लेने के ऊपर तुल गए थे हमारे देशवासी। ओके, जितने भी इंडियंस थे वहां पर मेन टारगेट थे कि पूरी तरीके से जितना हो सके जल्दी से जल्दी इन लोगों को भगाना है अपने देश से। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ, देखो पीपल को समझ में, पीपल इरिस्पेक्टिव क्लास क्रीड सेक्शन रिलीजन ज्वाइन द मूवमेंट। फिर वो जात पात को छोड़ करके, वो सब लफड़े में नहीं पड़ के, सीधा एकजुट होकर के अब यहाँ पर मेन अच्छे से यूनिटी में यहाँ पर हमारे मूवमेंट चल रहे थे। और इसी वजह कर हमारे देश को आज़ादी मिलने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली थी। अदरवाइज अगर इन्हीं चीज़ों में फंस करे जाते तो बहुत मुश्किल होती। आज का हाल जैसा वो आप समझ पा रहे हो।
1928 आंध्रा प्रोविडेंशियल राइट्स एसोसिएशन जो था वो बना एनजी रंगा एंड एमबी के द्वारा। तो नायडू एंड बिहार प्रोविडेंशियल किसान सभा वाज फॉर्म्ड बाय। ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन से सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये सारे आपके पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पर डाला है। ओके, चलिए इसके बाद हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। सिविल डिसोबीडियंस, वर्किंग क्लास का क्या था? तो वर्किंग क्लास क्या करेंगे? मजदूर लोगों के पास एक ही हथियार था, वो था स्ट्राइक करना। ओके, अब कोई लीडरशिप में वो स्ट्राइक करेंगे, अपनी मांगे बनवाएंगे। तो सिंपल सी बात है, वर्कर्स ऑल ओवर द कंट्री हैड पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। इसके बाद क्या था? ड्यूरिंग, इसके क्या यहाँ पे स्लोगन रेस किया था, वर्कर्स एंड पीजेंट आर द हैंड एंड फीट ऑफ द कांग्रेस। कि जो वर्कर्स से मजदूर है वो क्या है? वो हाथ और पैर है कांग्रेस की। ये स्लोगन वहाँ पे दिया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के द्वारा। सो गांधी जी अरेस्टेड। अब गांधी जी अरेस्ट हो गए थे, ये बहुत ही बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। सिविल डिसो 4 मई 1930 में गांधी जी अरेस्ट हुए। इसके अलावा और भी कुछ बड़े बड़े लोग थे, कुछ बड़े बड़े हमारे लीडर्स थे कांग्रेस के द्वारा ही, वो अरेस्ट कर लिए गए थे। ये न्यूज़ जैसे ही पहुंची तो वहाँ पे जो सोलापुर था आपका, सोलापुर महाराष्ट्र में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। वर्कर्स ने कांची में, मद्रास में, वेस्ट बंगाल में, इन सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो करके यहाँ पर स्ट्राइक किया, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा हमारा इनके ऊपर। इसके अलावा गिरनी कामगार यूनियन ऑर्गेनाइज्ड अ मैसिव 6 मंथ लॉन्ग स्ट्राइक। ये ऐसा भी कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला स्ट्राइक में से एक है। ये इनके द्वारा ही किया गया था, गिरनी कामगार यूनियन के द्वारा। ओके, इसके बाद हम आते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि इसके बाद ही क्विट इंडिया मूवमेंट की हमारी शुरुआत हो गई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या हुआ था? इसको हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इज नोन एज द अगस्त मूवमेंट, क्योंकि अगस्त के महीने में ही शुरू हुआ था। वॉज अ मूवमेंट लॉन्च्ड एंड द मुंबई सेशन में लॉन्च किया गया था इंडियन कांग्रेस कमेटी के द्वारा महात्मा गांधी ने, और 8 अगस्त 1942 में हुआ था, क्योंकि इसके 5 साल के बाद ही फिर आज़ादी हमें मिली थी। हुआ क्या था कि ऑल इंडिया किसान सभा वाज फाउंडेड इन 1936, वाज द फर्स्ट पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन टू ऑल इंडिया बेसिक्स। द कांग्रेस लीडरशिप रिफ्यूज टू गिव इट्स ब्लेसिंग टू द सभा एंड इट डिक्लेयर्ड एट द हरिपुर सेशन। अब ये जो सभा बना था, इसमें कांग्रेस ने अपने आप को थोड़ा पीछे ले लिया था। कांग्रेस कहती थी कांग्रेस इट सेल्फ इज इन द मेन किसान ऑर्गेनाइजेशन, वो खुद को ही ऐसा बताती थी। ठीक है, इसके बाद अब क्विट इंडिया मूवमेंट जब आई तो उसमें भी ठीक उसी तरीके से जो वर्कर क्लास के लोग थे, पीजेंट्स थे, उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। वो हमें यहाँ पर देखना है। आइए देखते हैं कि इनका क्या रोल था। देखो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ हमारा, द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन डिफरेंट प्रोविंसेस फॉलोइंग द इलेक्शन इन 1970 1937 गिव अ बूस्ट टू वर्किंग क्लास मूवमेंट। ये जो कांग्रेस की एक मिनिस्ट्री यहाँ पे बुलाई गई थी 1937 में, इससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला था। इसके बाद क्या हुआ, कम्युनिस्ट ब्रोक देयर कनेक्शन विद कांग्रेस बट स्टिल सम ऑफ देम पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो कम्युनिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द क्विट इंडिया। ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने के लिए इसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इजी इजी पॉइंट्स है, सब आप इजीली समझ जाओ, क्योंकि जो ओवरऑल कंसेप्ट था वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एट ताशखंड। ताशखंड में जब वो थे उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इसको पढ़िएगा, यहाँ पर कुछ समझाने लायक चीज़ें है नहीं। जो इन्फॉर्मेशन जैसे कि क्या हेड क्वार्टर था उनका, जो लीडर्स थे, किन्होंने ज्वाइन किया, ये चीज़ें आपको याद यहाँ पर रखनी होगी खास तौर से। ठीक है, मेनली बता देता हूँ आपको, जो आपका देखो डेट होता है, जो डेट यहाँ मेंशन किया गया, जो टाइम मेंशन किया गया है, और किसी किसी केस में प्लेस ऐसे हर चीज़ें नहीं है। इसके अलावा एक लास्ट हमारा बचता है लीडर, तो ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए ये सारे इन्फॉर्मेशन, तब जाकर के हम एक अच्छा मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। ओके, सो ये चीज़ें हम हटाते हैं। अब यहाँ से हम लोग सीधा आते हैं मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द वुमेन। अब यहाँ पे सीधा बात करेंगे वुमेन स्टूडेंट्स के बारे में, और दिन हम लोग उसको क्लोज करेंगे। देखो, एंटी पार्टिसिपेशन मूवमेंट्स में वुमेन का क्या रोल था? तो सरला देवी चौधरानी स्प्रेड गॉस्पेल ऑफ नेशनलिज्म इन पंजाब एंड मेंटेन क्लोज लिंक विथ सुरीश सामेदी ऑफ मैनमेंट सिंह। सरला देवी चौधरानी हो गए, और भी बहुत सारे इस तरह के वुमेन थे जिन्होंने इस तरह के मूवमेंट्स में जान डाला था एक्चुअली में। Apart from Sarla Devi, there were many other women. Of them is स्मृति हेमंत कुमारी थी, ये एडिटर थी अंथापुर की। ओके, दे प्रोटेस्टेड अ लॉट एंड कॉमन द वुमेन folk did not turn a deaf ear. They protested a lot and hundreds of women collected in North Calcutta to watch the foundation of Federation Hall, a symbol of unity of Bengal people. देख लो क्या इन्होंने किया कि इतने अच्छे तरीके से पूरे लोग वुमेन्स की जगह पे इकट्ठा किया। वो चाहे कुछ भी कर ले, ठीक है, वो लोग पीछे हटने वाली थी नहीं, और इतना बड़ा उन्होंने कमेटी बनाया कि फेडरेशन हॉल में एक सिंबल था यूनिटी ऑफ बंगाल पीपल का, उस तरीके से उन्होंने कायम किया उस चीज़ को। इसके बाद और क्या किया उन्होंने, डेक्कन में 11 ईयर ओल्ड लिटिल गर्ल जो थी अश्लेषा सिंह, इंस्पायर्ड बाय हिज ग्रैंड मदर नबासाही सेन, ओके, वेंट हाउस टू हाउस। वो घर घर जा करके स्वदेशी मूवमेंट में औरतों को जोड़ने के लिए बता रहे थे कि भैया आप अंग्रेजी चीज़ों का बॉयकॉट कीजिए, और जो हमारे देश की चीज़ें हैं उनको आप इस्तेमाल कीजिए। काफ़ी बड़ी बात थी ये। उसके बाद द वुमेन वी आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग इन टाउन। वुमेन्स क्या कर रहे थे, अपने गाँव में ही जगह जगह पर
मीटिंग्स कर रहे थे एक दूसरे से और औरतों को जब एकजुट करके, ताकि उनको जितना से ज़्यादा हो सके उजागर करके इन चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाए, ताकि और जितने बड़े पैमाने पर ये मूवमेंट्स हमारा हो सके। ये 3 पॉइंट्स और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं एंटी सर्कुलर सोसाइटी के बारे में। सिर्फ एक ही चीज़ आपको यहाँ पे जानना है कि 1905 में इसका फॉर्मेशन हुआ था सचिंद्र प्रसाद के द्वारा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ बरसाल बैंड, उसका बैंड कर दे, बैंड द शूटिंग ऑफ वंदे मातरम। ओके, बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद एंटी पार्टीशन मूवमेंट में स्टूडेंट्स का क्या रोल था वो देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स का मेनली तो रोल, वो तो स्ट्राइक कर नहीं सकते। उनका स्ट्राइक करने एक तरीका था कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ाई अगर नहीं करते तो उसमें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का ही लॉस होगा। तो उन्होंने भी यहाँ पर वेपन्स का हथियार लेकर के वो गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। देखो क्या किया उन्होंने, हम लोग ओवरऑल लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग स्वदेशी स्पिरिट इन बंगाल। दे प्रोपागेटेड द स्वदेशी एंड टुक द लीड इन ऑर्गेनाइजिंग पिकेटिंग इन द फ्रंट ऑफ द शॉप सेलिंग फॉरेन गुड्स। ओके, ये क्या किया उन्होंने, जो भी फॉरेन गुड्स बेच रहे थे वहां पे दुकानों में जाकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसको वहां पर बेचने से वो थोड़ा सा रुकावट पैदा कर रहे थे, ताकि जो हमारी स्वदेशी चीजें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके और बाइकाट जो किया जा रहा था वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बट ये देखो, ये पॉइंट ऊपर भी था, यहाँ पर भी हुआ क्या था कि जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो नारा लगा रहे थे वंदे मातरम का। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो थे बरिसाल बैंड द शूटिंग ऑफ द शॉटिंग द वंदे मातरम। तो बोले कि आप नहीं लगा सकते नारा। द स्टूडेंट शॉटिंग वे आर चेंज्ड बाय चार्ज बाय पुलिस। और जो नारा लगा रहे थे स्टूडेंट्स उन लोगों को पीटा भी गया पुलिस के द्वारा, जैसे कि चितरंजन गुहा और ठाकुरता वाज ऑलमोस्ट बीटन टू डेथ। इन लोगों को इतना मारा गया कि उनकी जान भी चली गई थी। अब देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वुमेन्स का क्या रोल था। फिर से अब यहाँ पे हम लोग आते हैं तो एनी बेसेंट फाउंडेड द होम रूल लीग 1916 में बना था। 1917 में सी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बंगाली वुमेन वे लीड, बंगाली वुमेन जो थे उनको बसंती देवी लीड कर रही थी अंडर द लीडरशिप ग्रुप ऑफ वुमेन। ओके, ऑर्गेनाइज बिफोर फॉरेन गुड सेलिंग शॉप। सी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द बंगाल प्रोविडेंशियल कांग्रेस इन 1921। उसके बाद बसंती देवी की बात करते हैं, इनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था। बसंती देवी अलॉन्ग विद उर्मिला देवी एंड सुनीता देवी स्टैब्लिश द नारी कर्मा मंदिर इन 1921 ए ट्रेनिंग सेंटर फॉर वुमेन। 1924 में क्या हुआ, लीला लॉय ने एक दीपाली संघ नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वुमेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए कि भाई वो आकर के इस तरीके के जो रिवोल्यूशनरीज आइडियल है, यानी कि आर्म्ड रिवोल्यूशनरीज में भी वो हिस्सा ले, यानी कि हथियारों का इस्तेमाल करें और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। सरोजिनी नायडू बिकम द फर्स्ट इंडिया। सब पॉइंट्स आपके पढ़ने के लिए। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टूडेंट्स का क्या रोल था ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पेज हमारा एक बार भुला गया, पीछे देखते कहाँ पे थे हम लोग। तो अब मुझे इतना समझ में आ रहा है कि लास्ट के कुछ लाइन्स है जो हमें यहाँ पे लास्ट का कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ऊपर सारे ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इसमें देखो आर्म्ड रिवोल्यूशनर, ये हमको आपको समझाना है आर्म्ड रिवोल्यूशनर वुमेन्स का क्या रोल था। इसमें हुआ क्या था, वुमेन यहाँ पे हथियारों का इस्तेमाल किया था वुमेन से। वुमेन्स रिवोल्यूशन डोंट गेट इनकरेजमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन आर्म रिवोल्यूशन वाज नॉट इजी बिकॉज इजी नहीं था क्योंकि मेल रिलेटिव्स डिडेंट वांट इट। जो मेल रिलेटिव्स थे उनके वुमेन्स के, वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसा करे। दूसरा ये हाई रिस्क था वुमेन्स के लिए। तीसरा ये दो प्रॉब्लम से इसका क्या हुआ, तो प्रीति लता वाडेडर ने क्या किया 24 सितंबर 1932 में वाडेडर लेट 7 यंग बॉयज लिया उन्होंने टू मेक अटैक अपॉन यूरोपियंस एट असम बंगला रेलवे यूरोपियन क्लब। इसको पहाड़ तली के नाम से भी जाना जाता है। चिटगन हिल on the order of Preeti Lata, all of them started firing at Europeans. Suddenly, she got one bullet at her chest. She gave her revolver to her companion and she herself took potassium cyanide and collapsed there. Okay, वहीं उनका डेथ हो गया था। ये असल पूछा जाता है कि वो कौन सा जहर उन्होंने खाया था। तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हुआ, तो इससे बेहतर है कि पुलिस उनको पकड़े, टॉर्चर करे या कुछ पूछताछ करे। उन्होंने बेहतर समझा कि उन्होंने खुद ही अपना जान दे दिया पोटासियम साइनाइड को खा करके। पूछा जाता है कि कौन सा जहर उन्होंने यूज़ किया था। इसके बाद कल्पना दत्ता के बारे में, कल्पना दत्ता लेटर ऑन known as Kalpana Joshi, wife of PC Joshi, was one of the leading freedom fighters of the contemporary period. Kalpana became associated with Chhatri Sangha, which was a female students organization of Calcutta founded in 1920. She became a member of the Indian Republican Army. Kalpana, okay. कल्पना वास्तु, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा इसमें कल्पना दत्ता के बारे में, और सारे ही इंपॉर्टेंट, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिस करना है। इसके बाद हम आएंगे स्टूडेंट्स का भी वही रोल था। स्टूडेंट्स का देखो मेन रोल ये था कि ये ना वुमेन्स को कहीं ना कहीं हथियार सप्लाई करने में भी हेल्प कर रहे थे, और कुछ तो ऐसे थे जो डायरेक्ट लेके चले गए थे हथियार लड़ाई करने के लिए। सो आइडिया ऑफ यंग रिवोल्यूशन वाज टू स्ट्राइक टेरर इन द हार्ट्स ऑफ द अलाइन गवर्नमेंट, अ रूल
गोल वाज टू पुट एन एंड टू द ब्रिटिश रूल, द रिवोल्यूशन वेयर बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास फैमिली। सिंपल सी बात है, मिडिल क्लास फैमिली यहाँ पर थे जो मेनली पार्टिसिपेट किया था उन स्टूडेंट्स ने, और मेन एम वही था कि ब्रिटिशर्स को जड़ से खत्म कर देना है। एंटी सर्कुलर सोसाइटी के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर याद रख लेने हैं, किसके द्वारा कायम किया गया था, कब कायम हुआ था, एंड कौन से स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व थे। सो यहाँ पर पॉइंट हो गया, बट स्टूडेंट्स स्टिल पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट टू इनकरेज द स्टूडेंट। एंटी सर्कुलर सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय सचिंद्र प्रसाद बासु इन 1905। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को मेनली इनकरेज करने के लिए ये सोसाइटी यहाँ पर बनाई गई सचिंद्र प्रसाद बासु के द्वारा 1905 में। इसके बाद सूर्या सेन के बारे में बात कर ले जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनको मास्टर भी कहा जाता है। रिवोल्यूशनरीज ऑफ चिटागंग वियर अंडर लीडरशिप ऑफ सूर्या सेन। सूर्या सेन विद अदर रिवोल्यूशनरी रेड ऑन द चिटागंग आर्मोरी, ये सब उनके तो 1930 में, और इनके ही लीडरशिप में जो हमारी थी प्रीति लता वाडेकर, उन्होंने वो वाला जो पहाड़ तली का जो वाकया था, यानी कि यूरोपियन क्लब के ऊपर उन्होंने हमला किया था। इसके बाद ये पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, सारे सेम पॉइंट्स है। बंगाल वॉलंटियर्स के बारे में जो पॉइंट्स लिखी गई, किनके द्वारा फाउंड किया गया, कौन के मेंबर थे, ये आपको बस पढ़ लेना है। यहाँ से बीना दास का भी वही मामला है, इनको आपको बस पढ़ लेना और कुछ नहीं करना है, तो पढ़ के याद रखना। राशिद अय्यर मैंने पहले ही बता रखा है, हुआ क्या था कि 11 फरवरी 1946 में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। दूसरा, एजिटेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द डिमांड ऑफ रिलीजिंग कैप्टन राशिद अली एंड ऑफिसर। कैप्टन राशिद अली वो एक ऑफिसर थे, बेसिकली उनको अरेस्ट कर लिया गया था, बट स्टूडेंट्स को ही डिमांड था कि उनको छोड़ना चाहिए, बट समहाउ उनका डेथ हो गया था। तो जिस दिन उनका डेथ हुआ था उसी को एज अ यहाँ पे राशिद अली डे वहाँ पे मनाया जाता था। अब नहीं मनाया जाता, ये उसी वक्त मनाया जाता था। सो मुस्लिम स्टूडेंट लीग्स कॉल अप ए स्ट्राइक, द स्ट्राइक वाज सपोर्टेड बाय ऑल इंडियन स्टूडेंट्स फेडरेशन। चौथा पॉइंट है, इन द नाइट ऑफ 11-12 फरवरी पुलिस ओपन फायर, 84 पीपल डाइड एंड इंजर्ड। कौन? पुलिस ओपन फायर, 84 पीपल, रिपीट हो गया सेंटेंस, सॉरी, वो मर गया था अपना, यहाँ पर खत्म हो गया उनका कहानी, उस दौरान उनका भी डेथ हो गया था। अब यहाँ पे हमें दलित के बारे में देखना है, क्योंकि देखो मेन जो हम लोग सिर्फ एक चीज़ अब डिस्कस करेंगे वो ये होगा, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में जो मन मुटाव था एक्चुअल में, ये लेकर के जो उनका एक कह सकते थे सो कंट्रोवर्सी था, वो हमें मेन समझना है। दलित पॉलिटिक्स एंड मूवमेंट, द वर्ड दलित वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ज्योतिबा फुले द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स, महाराष्ट्र के थी। गांधी जी कॉल्ड, वो तो हरिजन कहते थे, हरिजन के नाम से उन्होंने एक अखबार भी चलाया था। द वर्ड फर्स्ट कोइन्ड बाय नरिश्मा मेहता। बी आर अम्बेडकर एंटर पॉलिटिक्स 1919 में बी आर अम्बेडकर जी आए थे हमारे, ऑफ रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1990 वेयर ही अर्ग इन फेवर ऑफ दलित। उनका मेन फेवर तो वही था। ठीक है, देखो बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज द महद टाउन इन कोलाबा में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर उन्होंने इसको फाउंड किया था। द रेवेन्यू ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ दलित सत्याग्रह इन 1927, येट इट डिडेंट गिव एनीथिंग टू दलित। उन्होंने दलितों के लिए ही मेन फोकस किया था उसको, कि भैया जितना हो सके छूट छाट की चीज़ों को जितना हो सके वो ख़त्म करना है, और इनका जितना अपना हक है वो दिलाना है। इसी वजह कर जो अभी भी देखने को मिलता है, हमारे जो SC ST कास्ट है मेनली, अभी और भी जो अदर बाई कास्ट है, उनके द्वारा जो रिजर्वेशन हमें देखने को मिलती है आज के टाइम पे अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अल्टीमेटली हम बोल सकते हो पूरी तरीके से एफर्ट जो था वो बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा ही दिया गया था। उनका ही मेहनत का नतीजा था जो हमें ये चीज़ हमें आज देखने को मिलती है। इसके बाद भीमराव अम्बेडकर वाज नॉमिनेटेड फॉर अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में उनको बुलाया गया था, जहां पर उन्होंने खुल करके दलित का सपोर्ट किया, और उनको बस सिंपल बोलना था कि दलित को आप पॉलिटिकली एम्पावर्ड कीजिए। अब यहाँ हम बात करते हैं डिबेट के बीच में, डिबेट बिटवीन अम्बेडकर एंड गांधी जी। तो गांधी जी रिफ्यूज टू व्यू दलित एज अ माइनॉरिटी हु शुड बी गिवन पॉलिटिकल सेफगार्ड्स। तो गांधी जी कहते हैं कि भैया उनको पॉलिटिकल सेफगार्ड्स तो हम नहीं देंगे, वो उनको रिफ्यूज करते थे, और वो एज अ माइनॉरिटी उनको देखते भी नहीं थे। क्यों? He thought untouchability is a social problem and should be tackled by the Hindu community itself. ये कहते थे कि जो अनटचेबिलिटी यानी कि छूत छात है वो एक समाजी प्रॉब्लम है, समाज का प्रॉब्लम है, जिसको हिंदू धर्म के द्वारा खुद ही वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो जाता है भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में, थॉट्स के बीच में। दूसरा हमारा यहाँ पर है कि भीमराव अंबेडकर डिस्क्राइब दलित्स एज स्लेव्स हुज प्रॉब्लम्स कैन ओनली डिस्क्राइब बाय एन अनटचेबल। ठीक है, वो सीधा बोल रहे थे कि भैया उनको तो ऐसा नौकर के जैसे ही ट्रीट किया जा रहा है ना, उनका प्रॉब्लम्स सिर्फ एक ही तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि वो छूत छात है। ये कैसे होगा ना, सिर्फ आदमी को सिर्फ एक ही क्राइटेरिया दे रहे हो कि वो छूत छात है और उनको नौकर बना के रख रहे हो, तो ये तो सही बात नहीं किसी भी हिसाब से। इसके बाद बी आर अम्बेडकर हैज़ अ सॉफ्ट प्लेस इन हिज हार्ट फॉर, बट ऐसे नहीं कि इनके द्वारा ये थे, गांधी जी के लिए एक दूसरे के दिल में इनके लिए इज्जत काफ़ी थी टिल द 1920 तक। उसके बाद रियल ब्रेक बिटवीन हुआ इनके पास, द रियल ब्रेक बिटवीन टू स्टार्टेड ड्यूरिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1932 में।
ओके, इसमें क्या हुआ, इन द टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अम्बेडकर एंडेड अप सपोर्टिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द अनटचेबल्स बट दिस प्रूव टू बी टू मच फॉर गांधी। अकॉर्डिंग टू गांधी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित वुड क्रिएट अ डिवीजन इन हिंदू कम्युनिटी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब ये था कि उनको भैया अपना अलग हक दिया जाए, उनके लिए एकदम अलग काम किया जाए, बट इस चीज़ से गांधी जी एग्री नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनका ये मामला था कि भैया इस तरह की चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, हिंदू कम्युनिटी में इससे काफ़ी डिवीजन होगा, ये कहना था उनका। फिर बी आर अम्बेडकर जो थे, इन्होंने एक पूना पैक्ट साइन किया 1932 में, अनविलिंगली, उनकी इच्छा थी नहीं, by the pressure tactics of Gandhi. As the days after days, Ambedkar bitterness for Gandhi increased. They lived in rural areas for Faridapur। अब ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेना है यहाँ पर, जो आपको मेनली याद करो, जो समझाने वाले पॉइंट्स है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एम ऑफ नम अब नमसूत्र मूवमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए अब, ठीक है। एम ऑफ नमसूत्र मूवमेंट वियर, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस पर काफ़ी ज़्यादा है। पहला तो अटेम्प्ट ऑफ परफेक्ट पीस ऑफ माइंड के भैया शांति मिले दिमाग को। दूसरा क्या था इनका, इरेडिकेशन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी, समाज में जो छूत छात उसको खत्म करना है, भेदभाव को। टू अपलिफ्ट द डाउन ट्रोडन, के जो नीचे प्रजाति के लोग, नीचे जाति के लोग, उनको ऊपर उठाना है। इसके बाद ये नॉन कॉपरेशन एंड स्टूडेंट्स, फिर से रिपीट हो गया, इसको अब पढ़ लीजिएगा, वही सेम चीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें शायद रिपीट हो गई, ठीक है, ये खत्म हो गया हमारा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में लास्टली वुमेन्स का क्या रोल था, यहाँ पे लिखा है, ये ऑलरेडी हमने ऊपर देख लिया। इसको आपको लास्ट में सिर्फ एक एक पॉइंट्स पढ़ लेना है, और हर एक पॉइंट्स को आपको याद करना है, क्योंकि ये एकदम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप इसमें से आप कुछ भी निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, फिलहाल इतना ही आज के वीडियो में, क्योंकि ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह का फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम्स।